और बड़ी खबर इस वक्त की, जैश ए मोहम्मद का एक मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए ये वांटेड था। 2 लाख का इनाम भी दिल्ली पुलिस की ओर से रखा गया था। 2015 से लगातार दिल्ली पुलिस के लिए वांटेड आतंकी आज आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है पुलवामा में। लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी गैर जमानती वारंट इस आतंकी के खिलाफ जारी किया गया था और एक बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए भी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने श्रीनगर से जैश के आतंकी फयाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया। जी, इसका नाम फयाज अहमद लोन बताया जा रहा है। इस आतंकी पर 2 लाख का इनाम घोषित था और काफी वक्त से सुरक्षा बल को इसकी तलाश थी और अब सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने श्रीनगर से जैश के इस आतंकी, जिसका नाम फयाज अहमद लोन बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया है। इस पर 2 लाख का इनाम घोषित था, यानी एक के बाद एक जो आतंकी है उन्हें पकड़ती हुई हमारी ये सेना। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखें? जी देखिए, 2007 में दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर एक बड़ा शूट आउट हुआ था जिसमें फयाज अहमद लोन और एक पाकिस्तानी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। उसके बाद ये सब, इसमें से फयाज अहमद लोन बरी हो गया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो जारी किया था। उसके बाद से लगातार इसकी लोकेशन श्रीनगर में मिल रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार सर्विलांस करी थी और उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन को पिछले 2-3 दिनों से लगातार स्पेशल सेल की टीम श्रीनगर में डेरा जमाई हुई थी। वहां से फयाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। जैश का एक हार्डकोर ये टेररिस्ट बताया जाता है जिसपे कि 2 लाख रुपए का इनाम भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से डिक्लेयर किया गया था। तो एक बड़ी कामयाबी है। लगातार जो एजेंसियां हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं। इतने दिनों तक इसने किस तरह की टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहा है, किस तरह के मॉड्यूल इसने तैयार किए थे, उन पर लगातार अब एजेंसी का काम चल रहा है। और हम आपको बता दें कि पहले लगातार स्पेशल सेल का ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है। स्पेशल सेल ने इससे पहले जम्मू कश्मीर में जाके कई टेररिस्टों को, चाहे वो ISJK के हों या जैश ए मोहम्मद के हों, उनकी गिरफ्तारी की है हाल के दिनों में। तो आनंद, एक बड़ी कामयाबी आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो आतंकी जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, इसके साथ क्या और भी कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? कोई और आतंकी पकड़ा गया है और इससे पूछताछ में कुछ बात सामने आ पाई अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए 2007 में इसके जो एक पाकिस्तानी नागरिक के तहत इसके डीडीयू मार्ग से दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया गया था। इसके तहत बाकी और जो मिलिटेंट थे, टेररिस्ट थे, उनको भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था। लेकिन उस दौरान जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल से जानकारी मिल रही है कि ये एक्यूटल हो गए थे तमाम लोग इसमें। उसके बाद हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया था और उसके बाद 2 लाख रुपए का इनाम भी दिल्ली पुलिस ने इस टेररिस्ट के ऊपर डिक्लेयर कराया था। जिसके बाद कल देर रात एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल को मिली है। श्रीनगर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो आनंद, आप जिस तरीके से बता रहे, 2007 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था यही आतंकी जैश का। इतने दिन से ये छिपा कैसे था और आखिरकार इसकी जानकारी कैसे मिली और इतनी बड़ी कामयाबी इसको पकड़ने में कैसे हासिल हुई? जी देखिए, लगातार जिस तरह से हाल में जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक जो टेररिस्ट है उनका सफाया किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों, चाहे वो सेना की बात की जाए या लोकल पुलिस की बात की जाए या जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके जरिए, उसके ऊपर ही लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम कर रही थी और उसमें लगातार उनको इनपुट मिल रहे थे कि जो जैश या जो दूसरे संगठन के लोग हैं वो लगातार कश्मीर में अपनी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हाल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी, बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट से पर्चा भरने के लिए अपने घर से निकल गए हैं। मुलायम के नामांकन के लिए खास रथ तैयार किया गया और इस खास रथ पर सवार होकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव नामांकन के लिए रवाना हुए हैं। एसपी-बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव साथ में नजर आ सकते हैं, लेकिन इस दौरान शिवपाल मौजूद नहीं होंगे और ये पहली बार होगा जब मुलायम के नामांकन में शिवपाल मौजूद नहीं होंगे। शिवपाल यादव इटावा में मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तो नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं ये रथ, जिसको खास तौर पर इसलिए ही बनाया गया कि मुलायम सिंह जब नामांकन भरने जाएंगे, क्योंकि ये जो सीट है ये बेहद अहम है। 23 साल पहले 1996 में मुलायम सिंह यादव अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव मैनपुरी सीट से ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और इतना ही नहीं, इस चुनाव में विजय पताका लहराने वाले मुलायम सिंह यादव को केंद्र में बनी जो संयुक्त मोर्चे की सरकार थी उसमें रक्षा मंत्रालय संभालने की अहम जिम्मेदारी मिली थी। तो एक तौर
तौर पर ये सीट बेहद अहम और बाकायदा खास तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ये गठबंधन, ये आप रथ देख रहे हैं, बाकायदा ये रथ तैयार किया गया। मुलायम सिंह यादव अपने आवास से निकल चुके हैं, नामांकन भरने जा रहे हैं वो मैनपुरी के लिए, और उनके साथ उनके बेटे अखिलेश यादव मौजूद हैं। साथ ही साथ पहली बार ऐसा होगा जब उनके साथ शिवपाल मौजूद नहीं है, जिसको लेकर भी कई सवाल। तो ये खास रथ आप देख पा रहे हैं, खास रथ बनाया गया, इसमें सवार होकर मुलायम और अखिलेश नामांकन के लिए रवाना हो रहे हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव उनके साथ नजर आएंगे, लेकिन शिवपाल उनके साथ इस वक्त नहीं नजर आएंगे। तो पहला चुनाव जो 23 साल पहले उन्होंने लड़ा था, वो मैनपुरी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, और एक बार फिर से उसी सीट पर नामांकन भरने जा रहे हैं, उसी सीट के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, 23 साल पहले इसी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, और एक बार फिर मैनपुरी से ही नामांकन भरने जा रहे हैं, बाकायदा खास इंतजाम के साथ रथ में सवार होकर। बिल्कुल अर्पिता, आपने सही कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता, और मुलायम सिंह यादव पहली बार लोकसभा यही मैनपुरी से गए थे, और फिर उसके बाद अपनी सीटें बदलकर चुनाव लड़ते रहे, और फिर आजमगढ़ गए 2014 में। और इस बार अखिलेश यादव ने इसीलिए फैसला लिया था कि मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़ाएंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का जो एक रुतबा है, जो रसूख है, वो बरकरार रहेगा, और खुद जाकर आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो पूर्वांचल को भी साथ लेंगे। और हालांकि शिवपाल यादव ऐसा पहला मौका होगा जब मुलायम सिंह यादव के नामांकन में नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने भाई धर्म जरूर निभाया है, वो पहुंचे थे, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, और जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैं हमेशा नेताजी के साथ हूँ। लेकिन वो नामांकन में नहीं गए, क्योंकि वजह साफ है कि उनके परिवार में जो दो भाग हो चुके हैं, शिवपाल सिंह यादव अलग से लड़ रहे हैं चुनाव, उनके जो बेटे हैं आदित्य वो अलग हैं। तो निश्चित तौर पर शिवपाल सिंह यादव तो नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, और वही रथ जो 2017 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें स्लोगन लिखा गया था कि काम बोलता, उसी रथ को लखनऊ से मैनपुरी ले जाया गया, और बाकायदा एक यात्रा के तौर पर मुलायम सिंह यादव को के साथ अखिलेश यादव लेकर निकले। लेकिन अजीत, एक परिवार में फूट की स्थिति तो दिख ही रही है। एसपी बीएसपी का महागठबंधन, बीएसपी का भी कोई नेता मौजूद है क्या? देखिए, अभी तक बीएसपी का कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं मौजूद है, और अमूमन देखा जाता है कि जो नामांकन प्रक्रिया होती है दोनों दलों के नेताओं से 5 प्रस्तावक साथ में जाते हैं, और कोई पार्टी का बड़ा नेता जाता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जा रहे हैं, लिहाजा अखिलेश यादव मौजूद है। हालांकि ये जरूर है कि 19 तारीख को मायावती पहली जो रैली होगी मुलायम सिंह के कैंपेन के लिए, इसमें अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे, मायावती भी मौजूद होंगे, और मुलायम सिंह यादव भी मौजूद होंगे। यानी 1993 के बाद एक पहला अवसर होगा जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर दिखेंगे 25 से 26 साल बाद। तो पहली ज्वाइंट रैली जरूर मैनपुरी में की जाएगी, जो 19 तारीख को, जिसमें मायावती मौजूद होंगे, मुलायम सिंह के लिए कैंपेन करेंगी। तो ये जरूर कहा जाएगा कि गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो मुलायम सिंह यादव के लिए कैंपेन करेंगे, क्योंकि मायावती भी इस बात को जानते हैं अगर मुलायम सिंह यादव खुश रहेंगे तो गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि समय समय पर जिस तरह उनकी बयानबाजी होती है और वो बोल जाते हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव और मायावती दोनों लोग संजीदा है। यही वजह है कि जो बैनर और पोस्टर बन रहे हैं उसमें भी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को जगह दी गई है। ठीक है, शुक्रिया जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पर दिए गए प्रियंका गांधी के बयान को लेकर बड़ा हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर आस्था का मुद्दा है, और इस तरह के बयान देकर प्रियंका गांधी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी से माफी मांगने को कहा है। देश की सियासत की बात होती है तो अयोध्या जरूर उसके केंद्र में होता, और इस वक्त प्रियंका गांधी ने दौरा किया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफी सियासत हो गई। संतों ने इसको बाकायदा नाराजगी व्यक्त की, कहा ये सियासी यात्रा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सभा में जबरदस्त हमला बोला और कहा दोनों बेल पर है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है। महाराज जी, क्या पूरा ये वाकया है? देखिए, मंदिर कौन जाए कौन न जाए, उसकी अपनी आस्था है, लेकिन आपको अपने स्वयं की आस्था या अनास्था के कारण जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी को छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। मिसेज बाड्डा अयोध्या गई, अयोध्या में उन्होंने रामलला का दर्शन करना था नहीं करना था, ये उनका विषय है। लेकिन उनका ये कहना कि अयोध्या में मैं रामलला का दर्शन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि वो विवादित जगह है,
यह हिंदू समाज का अपमान है। रामलला ब्रह्म परमात्मा है, वे विवादित नहीं है। हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, कैसे आप विवादित कह सकते हैं? और फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष जो खंडपीठ बनी थी, तीनों सम्मानित जजेस ने एक स्वर से तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर रामलला कहां से विवादित हो गए? एक दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि रामलला से जुड़ा हुआ मामला, उस जमीन से बंटवारे से संबंधित जो मामला खंडपीठ ने दिया है, 3 भागों में बांटने की जो बात की है, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये तो तय हो चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है। प्रश्न अब ये उठता है कि अगर वो विवादित भूमि है इसलिए या विवादित जगह है इसलिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं पूछना चाहता हूं, न्यायालय की जमानत पर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और मिसेस वाड्रा के पति श्री रॉबर्ट वाड्रा भी स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं। क्या इसके बारे में श्रीमती प्रियंका वाड्रा अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी? तीसरी बात, रामलला के पावन स्थल को विवादित बता करके देश और दुनिया में रहने वाले सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति या किसी भी दल को नहीं है। आप माने न माने आपका विषय है। कांग्रेस वैसे भी नहीं मानती। कांग्रेस ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उन्हें मिथक माना था। स्वाभाविक रूप से ये लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वह कांग्रेस है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो कांग्रेस वकीलों की एक फौज वहां खड़ी करके इस मामले में अनावश्यक व्यवधान पैदा की है। समय पे सुनवाई न हो, समय पे मामले का निस्तारण न हो, एक कड़वा कड़वा थो या मीठा मीठा गप और थोड़ा कड़वा कड़वा थो नहीं चल सकता है। देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपमान के लिए, भगवान राम को विवादित बताने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी के पहले राहुल गांधी भी कई मंदिरों पर गए, जनेऊ भी पहने, इसके पहले चुनाव में पूजा भी की और अब प्रियंका गांधी भी वही कर रहे हैं। क्या इससे उत्तर प्रदेश में वो अपनी जनाधार को वापस लेना चाहती हैं, क्या जताना चाहती हैं? देखिए, मंदिर में कोई भी जा सकता है, लेकिन इन दोहरा चरित्र नहीं चल सकता भाई। आप इटली जाएं तो वहां पे अपने को कैथोलिक चर्च कहें, तो कैथोलिक क्रिश्चियन कहें, और सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर का जो रजिस्टर है उसमें आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं, और जब आपको हिंदू वोट लेने होते हैं तो अपने को आप अपना गोत्र बता करके और जनेऊ दिखा करके आप लोगों में भ्रम पैदा भी करना चाहते हैं। ये आपका विषय है। कभी नहीं कहा गया किसी को कौन मंदिर जाए कौन न जाए। सबकी आस्था है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार व्यक्ति जा सकता है, कहीं भी कोई निर्णय ले सकता है, लेकिन आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियंका गांधी शायद इसीलिए काशी गई, क्योंकि वहां आपने कुंभ किया, गंगा साफ आपने किया, यात्रा वो कर रही हैं, प्रयागराज गई और फिर अयोध्या आई। इसके पीछे उनको लगता क्या बीजेपी ऐसा ही करके सफल हो रही है? शायद उनको लगता कि ये रास्ता हमको भी चुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का झूठ देश के सामने आ चुका है, बार बार आ चुका है। कितना झूठ और कब तक झूठ बोलेंगे लोग? एक्सपोज हो चुके हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के इस झूठ का जवाब जनता इस चुनाव में जोरदार तरीके से देने जा रही है। पूरा देश
मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोदी जी के विकास, सुशासन और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान की उसके साथ में है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस को अपने कृत्यों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस चौकीदार को लेकर वो लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे थे, राफेल की बात की जा रही थी, वही चौकीदार कैंपेन आज आप लोगों ने शुरू किया और वही उनके लिए भारी पड़ रहा है। देखिए, नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी बड़ा नहीं बना सकती। कांग्रेस की ये नकारात्मकता ही उसे आज न्यूनतम स्तर पर लेके आई है। और 2019 का लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होना तय है। एक परिवार के एकाधिकार से देश की सामान्य जनता, कॉमन पब्लिक के लिए, जो है जिससे कॉमन पब्लिक को ये देखती थे, कांग्रेस के लोग देखते थे, मुझे लगता है कि ये वही चिढ़ थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आप उससे भी आगे जाकर के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से सफाई कर्मियों को जो सम्मान दिया, उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है और यह साबित किया है कि इस देश के संसाधनों की रक्षा करने वाला, देश के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला हर व्यक्ति अपने आप में चौकीदार है। और मुझे लगता है चौकीदार कैंपेन हमारा इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कैंपेन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिनको सुनने के लिए क्या सड़क, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह भीड़ आती है। और अब उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोल दिया। कहा अगर राम जन्मभूमि विवादित है तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी विवादित हैं, उनके भाई राहुल गांधी भी विवादित हैं और उनकी मां सोनिया गांधी जो सभी बेल पे हैं, उन्हें उनके से भी संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही कहा कि सभी चौकीदार हैं और लोकसभा चुनाव में 2019 में इसका जवाब कांग्रेस को मिल जाएगा। और अयोध्या के साथ, आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद खान के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में मिली है, जहां 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली, पूरे इलाके को घेर करके जैसे ही उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया और उसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, हथियार भी बरामद किए गए। पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के लिए मानी जा रही है। हालांकि इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर किस नीयत से ये आतंकी इस इलाके में छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान इन 4 आतंकियों को मार गिराया। 4 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई। मुठभेड़ के दौरान सेना के 3 और 1 जवान, पुलिस का जवान भी इसमें घायल हुआ है। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी बीच सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं मौके से 4 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, इसको कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए? ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है और काफी एट्रिशन जो है वो इन्फ्लिक्ट की है ये टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर। अभी तक ये नहीं पता चला कौन सा ग्रुप है, लेकिन पुलवामा में ज्यादातर जैश-ए-मोहम्मद की प्रेजेंस है। और क्यों वो वहां मंडरा रहे थे, इसका मतलब इनके नापाक इरादे हैं अभी और कुछ करने के लिए। कोई टेररिस्ट खमियाजा कोई यहाँ पे बड़ा इंसिडेंट करने के लिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आर्म फोर्सेस पूरे अलर्ट में और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और 4 आतंकी मारे जाना एक ऑपरेशन में और 4 उनकी वेपन्स रिकवर हुए हैं, कलाश्निकोव। और खुशी की बात यह है कि ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। मुझे बताया गया है कि एक पुलिस का हमारा जो है साथी वो वहाँ पे वुंडेड हुआ है, इंजर हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑपरेशन इस तरह ही जाएंगे। एक्सचेंज रेट जो है बिटवीन टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वो ऐसे ही बरकरार रहेगा कि कम से कम कैजुअल्टी लेते हुए हम ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराएं। कई बार हमारे लड़के खासकर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद बहुत जोश में और गर्मी में आ जाते हैं और वो सीधे चार्ज करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि जो टेररिस्ट जिसने कवर लिया होता है अपनी बिल्डिंग के अंदर और कवर के पीछे, तो वो पहले बर्स्ट में नुकसान कर देता है। जो भी नुकसान हमारा होता है वो पहले बर्स्ट के साथ पहले उसके साथ होता है फायर ओपनिंग से। एक बार एनिमी लोकेट हो जाता है तो लड़के उसको छोड़ते नहीं, लेकिन खुशी हमें तब होती है जबकि हमारा कम से कम नुकसान हो और टेररिस्टों को मार गिराया जाए। जीडी बख्शी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, जरा बताइए, क्योंकि 4 आतंकी को मार गिराया गया, क्या अभी और आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं? क्या पूरे इलाके की घेराबंदी की गई? ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्या? देखिए अर्पिता, ऑपरेशन खत्म हो चुका है जैसे मैंने पहले भी बता दिया, और अभी जो है 4 बॉडीज रिकवर की गई हैं, 4 वेपन भी रिकवर हुए हैं, और बताया जा रहा है कि ये चारों जो है लश्कर से इनका ताल्लुक था। और ये मॉर्निंग में एनकाउंटर, हालांकि रात के दौरान ही एनकाउंटर शुरू हुआ था, मॉर्निंग में 4 बॉडीज रिकवर हुई हैं। और बताया जा रहा है कि एक वहाँ पे एक क्वार्टर था, एक इनका हाइड आउट था रादर, वहाँ पे ऑर्चर्ड्स में, और वहाँ एक शेड बनाया गया था जिसमें ये छुपे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि वहाँ पे ये सारे छुपे हुए हैं, उन्होंने फौरन कॉर्डन किया। रात के दौरान ही मुठभेड़ शुरू हुई। अर्ली इन द मॉर्निंग जो है 4 मिलिटेंट्स की बॉडीज मिली। जीडी बख्शी साहब, ये बहुत खास बात हर वक्त देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा दौर भी हमने देखा जब आतंकी किसी घटना को अंजाम दे देते थे, उसके बाद हम अवेयर होते थे, लेकिन यहाँ चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है, और ये बहुत खास है। बिल्कुल खास है, क्योंकि देखिए आतंकियों को आप तभी लोकेट कर सकते हैं जब आपको यूनिट, आपको इंटेलिजेंस आए कि वो किधर है, कहाँ है। और इसका मतलब जो कश्मीर वादी के लोग हैं, कॉन्ट्ररी टू इम्प्रेशन, वो फेड अप हो चुके हैं ये आतंकवाद के तौर से, और बड़ा अच्छा खबर का फ्लो आ रहा है। अभी तो आप ऐसे सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, ढूंढते रह जाएं आप। इतने सारे ऑर्चर्ड हैं, इतने सारी जगह है छुपने की, अर्बन जंगल भी है वहाँ पे, तो आप एक किस्म से किसी भी बिल्डिंग में छुप सकता है वो। लेकिन देखने की बात जो है, गौरतलब बात यह है कि जैसे ही वो कहीं छुपता है उसकी इंफॉर्मेशन आती है और हमारे फोर्सेस उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। सो इट इज द फ्री फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस जो कि पीपल से आता है, फ्रॉम द पीपल। इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द कॉमन सिविलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बड़ा हार्टबीट फीचर है। जीडी बख्शी साहब, यहाँ ये भी, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ज्यादातर ऐसे आतंकी जो होते हैं ये जैश से इनका कनेक्शन होता है, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो लश्कर से इनका ताल्लुक था। हाँ, देखिए जो दो मेन ग्रुप्स जिनको पाकिस्तान बड़ा जम के सपोर्ट कर रहा है, वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में जैश ए मोहम्मद को मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि वो मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करता है। सुसाइड बॉम्बर्स उसके पास सबसे ज्यादा है। उसके बाद खतरनाक में आता है लश्कर ए तैयबा, जिसमें भी कोई आप समझ लीजिए 40% अभी भी फॉरेनर्स हैं इसके अंदर। और फिर हिजबुल मुजाहिदीन, जिसमें ज्यादातर लोकल वहाँ पे लड़के हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि मुलायम जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे वहां पर एक ग्रेनेड भी मिला है। हालांकि तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन वहीं आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत लगातार जारी है। मीम अफजल ने भी अब पलटवार किया है सीधे सीधे। दरअसल जिस तरह की बात कांग्रेस की ओर से की गई थी उसे मीम अफजल सामने बढ़ा रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री और बीजेपी को विपक्ष इस तरह से गाली देगा वहां वहां कमल का फूल खिलेगा। और अब जबकि सबसे बड़ा चुनावी दंगल छिड़ चुका है आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत में, मीम अफजल ने जो बात कही, केशव प्रसाद ने कहा कि जो गाली देगा उसे हम चुनाव में हराएंगे।